मित्रों नमस्कार। दौलत के नियम पुस्तक के अंतर्गत हम पार्ट नंबर 6 में नियम नंबर 21 तक पहुँचे थे। पेश है फ्रेंड्स आज पार्ट नंबर 7 के अंतर्गत नियम नंबर 22। मोटी हेडिंग है, दौलतमंद दिखकर ही आप दौलतमंद बन सकते हैं। ध्यान से सुनिए। मैंने एक बार एक आदमी को नौकरी का इंटरव्यू देने जाते देखा। उसके जूते गंदे थे, उसके सिर पर टोप था जो ऊपर खिसका था, उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी और उसने जेब में हाथ डाल रखे थे। आप समझ ही गए होंगे कि इस हुलिये में इंटरव्यू देने पर क्या हुआ होगा। उसे नौकरी नहीं मिली और उसे मिलेगी भी नहीं, और फिर वह दावा करेगा कि यह अन्याय है, कोई भी उसे मौका नहीं देता है, ज़िंदगी बेकार है आदि। मैंने नौकरी के कई इंटरव्यू लिए हैं और देखा है कि लोगों का हुलिया अक्सर गलत प्रभाव डालता है। कोशिश की कमी हमेशा साफ झलकती है, तैयारी और रुचि की कमी भी। आप इस कंपनी के लिए काम क्यों करना चाहते हैं? पता नहीं। हम क्या कर सकते हैं? पता नहीं। मैं यहाँ पर खूसट प्रतिक्रियावादी नहीं बन रहा हूँ, लेकिन इस तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए कि कोशिश की कमी का सीधा संबंध परिणामों की कमी से है। गरीब लोग गरीब दिखते हैं और ऐसा मजबूरी के कारण नहीं होता है। वे तो एक तरह से गरीबी की यूनिफॉर्म पहने होते हैं जो उन्हें बाकी लोगों से अलग कर देती है। अगर वे यूनिफॉर्म बदल लें तो उनकी परिस्थितियाँ अपने आप बदल जाएंगी, क्योंकि लोग उनके साथ अलग तरह का व्यवहार करने लगेंगे। हम बनमानुसों से बहुत ज़्यादा अलग नहीं हैं और एक दूसरे के प्रति हमारा व्यवहार काफ़ी हद तक इस बात पर आधारित होता है कि वे किस तरह चलते और दिखते हैं। जो लोग कमज़ोर और ज़रूरतमंद दिखते हैं उनके साथ वैसा ही बर्ताव किया जाता है। शक्तिशाली लोग गर्व से चलते हैं और आत्मविश्वासी दिखते हैं। मैं यह सुझाव दे रहा हूँ कि आपको शक्तिशाली और आत्मविश्वासी दिखना चाहिए। हम सभी को शक्तिशाली और आत्मविश्वासी दिखना चाहिए। ओह, लेकिन हम दौलतमंद लोगों जैसे पहनावे का खर्च कैसे उठा सकते हैं? छोड़िए भी, मुझे आपसे बेहतर उम्मीद थी। जरा गहराई तक सोचें। बनमानुस तो यह काम बिना कपड़ों के ही कर लेते हैं। इसका संबंध आपके पहनावे से उतना नहीं है जितना इससे है कि आप किस तरह से चलते हैं। इसका संबंध तो आपकी पूरी छवि से है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप भड़कीले या बुरे कपड़ों में ज़्यादा सफल हो सकते हैं। कोई भी स्मार्ट ढंग से कपड़े पहन सकता है। कोई अच्छी पोशाक उधार मांग ले या अच्छा सूट सस्ते में खरीद ले। नहीं, पूरी कीमत पर नहीं, और इसे अपने क्रेडिट कार्ड से ना खरीदें। कैसीनो की पहली नौकरी के लिए जब मैं इंटरव्यू देने जा रहा था तो मैंने एक शानदार सेकेंड हैंड जैकेट खरीदा था जो डबल ब्रेस्टेड और बहुत भड़कीला था। इसके साथ ही वही बो टाई भी, क्योंकि मुझे इलास्टिक टाई पसंद नहीं है। मैंने घंटों तक प्रैक्टिस की जब तक कि मेरी नज़र में मेरा हुलिया सही नहीं हो गया। जब मैं पहली रात को वहाँ पहुँचा तो मैं प्रशिक्षु कम जेम्स बॉन्ड ज़्यादा दिख रहा था। मेरी छाप यादगार और नाटकीय थी। जाहिर है मैंने गलत अनुमान लगा लिया था और बाद में मुझे हाई स्ट्रीट से एक सादा काला सूट खरीदना पड़ा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह थी कि लोगों को यह याद रहा कि मैं भीड़ से अलग था और गंदे कपड़ों के बजाय स्टाइलिश कपड़े पहनता था। मुझे वह काम मिल गया, हालांकि मैं किसी तरह से उसके लायक नहीं था। जानते हैं, यह सूत्र कारगर है। दौलतमंद लोगों की तरह पोशाक पहने, लोग आपको दौलतमंद मान लेंगे और आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। स्टाइल सीखें और तौर तरीके सीखें, और यह भी सीखें कि दौलतमंद लोग कैसे कपड़े पहनते हैं। गरीब दिखेंगे तो आपको ख़राब सर्विस मिलेगी और आप चाहे जो करें, चिथड़े न पहने। अमीर मशहूर हस्तियों पर यह फबता है, लेकिन आप पर नहीं, मुझ पर भी नहीं। हमारा लक्ष्य संयत शालीनता होना चाहिए। कुलीन गुणवत्ता, सादी डिजाइन, तरासे हुए बाल, साफ नाखून। आप मेरा मतलब समझ गए होंगे। अब नियम नंबर 22 पूरा हुआ। आगे नियम नंबर 21 में नियम नंबर 23 में आइए। मोटी हेडिंग है, संग्रह करने के लिए अटकलबाजी करें।
नहीं, यह जुआ नहीं है। हम सभी उस अभिनेता को जानते हैं जो एक फिल्म में हीरो की भूमिका निभाने के बाद रातों रात मशहूर हो गया। हर व्यक्ति कह रहा है कि वह कितना खुशकिस्मत है। किस्मत, उसने स्कूल के हर नाटक में अभिनय किया, 3 साल तक ड्रामा स्कूल में पढ़ाई की, कुछ बुरे सोप ऑपेराज में जी तोड़ मेहनत की, अगाथा क्रिस्टी के माइंड यूअर्स मैनर्स में मंच पर लगातार गुलामों की तरह काम किया, एक्स्ट्राज में एक्स्ट्रा की भूमिका निभाई, हर क्रिसमस पर सॉन्ग रचा, जाहिर है कद्दू के रूप में। आखिरकार उसे एक फिल्म में हीरो की भूमिका मिल गई और वह फिल्म सफल हो गई, और अब हर रोज़ कहता है आप कितने खुशकिस्मत हैं। दौलतमंद बनना भी कुछ हद तक इसी तरह है। आप बरसों तक मेहनत करते हैं और अचानक एक दिन खुशकिस्मत बन जाते हैं। आप पाई पाई बचाते हैं, अपनी इच्छाओं पर काबू करते हैं तथा त्याग करते हैं, और फिर ओह, किस्मत की उंगली जब छूती है तो कितना अद्भुत महसूस होता है। आप बरसों तक मेहनत करते हैं और अचानक एक दिन खुशकिस्मत बन जाते हैं। देखिए, सच्चाई यह है कि आपको संग्रह करने के लिए अटकलबाजी, स्पेकुलेशन का सहारा लेना होगा। जीतने के लिए आपको इसमें जाना होगा। अगर आप कुछ डालेंगे ही नहीं तो आपको कुछ मिलेगा भी नहीं। नहीं नहीं नहीं, मैं किसी भी तरह का जुआ खेलने का सुझाव नहीं दे रहा हूँ। अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो यह जुए का सबसे सुरक्षित रूप है, बशर्ते आप समझदारी से सलाह लें और कंपनियों तथा उनकी प्रगति का अध्ययन करें। अगर आप सारा पैसा लाल पर दांव लगा देते हैं तो यह बहुत जोखिम भरा जुआ है। अगर आप 20 साल तक जमकर मेहनत करते हैं और अंत में सफल हो जाते हैं तो यह जुआ नहीं है। अटकलबाजी, स्पेकुलेशन शब्द के दरअसल 4 अर्थ हैं: विचार विमर्श करना, गहराई से सोचना, निवेश करना और ऐसी चीज़ में यकीन करना जो पूरी तरह निश्चित ना हो। मैं सोचता हूँ कि यह समृद्धि की राह का सारांश है। विचार विमर्श, दौलत के बारे में सबसे बात करें और देखें कि बाकी लोग क्या सोचते हैं तथा करते हैं, उनका गौर से अध्ययन करें। अगला, गहराई से सोचना, अपने विषय को समझ लें। निवेश करना, समय, मेहनत और जीवन का निवेश, ऐसी चीज़ में यकीन करना जो पूरी तरह से निश्चित ना हो। कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर आप नियमों का अनुसरण करते हैं तो आपकी विजय की संभावना बढ़ जाती है। आपने सोचा होगा, मैं यह सलाह दे रहा हूं कि आप अपनी कड़ी मेहनत के पैसे से जुआ खेलें। मैं यह सलाह कभी नहीं देता हूं। मेरा मतलब है कि आप अपने समय और मेहनत, दूरदर्शिता और योजना, ऊर्जा और समर्पण से दांव लगाएं। आप जितना ज़्यादा लगाएंगे आपको उतना ही ज़्यादा मिलेगा। दूसरी तरफ आप लाल पर दांव लगाकर सारा पैसा उड़ा सकते हैं। मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। मित्रों, नियम नंबर 23 पूरा हुआ। अब आ जाइए नियम नंबर 24 में। जोखिम के प्रति अपना नज़रिया तय करें। क्या मैं यह सुझाव दे रहा हूँ कि पैसा सिर्फ कड़ी मेहनत, जोखिम भरे निवेशों और अनिश्चित कामों से बनाया जा सकता है? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। तो फिर क्या मैं सावधान रहने का सुझाव दे रहा हूँ और यह भी कि आपको पाई पाई को कसकर पकड़े रहना चाहिए? नहीं, मैं इसका सुझाव भी नहीं दे रहा हूँ। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप कितने जोखिम के साथ खुश रह सकते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। मेरे बताने से कोई फ़ायदा नहीं होगा कि जोखिम कितना होना चाहिए। आपको तो बस अपना नज़रिया तय करना होगा कि आप कितने जोखिम के साथ चैन से रह सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं वित्तीय हवाओं के करीब नाव चलाने के विचार को पसंद करता हूँ। मेरा नज़रिया यकीनन सतर्कता के करीब है, इसलिए मैं जोखिम नहीं लेता हूँ। मुझे पता है कि जोखिम भरी योजनाओं में आप या तो पूरा धन गंवा सकते हैं या फिर ढेर सारी दौलत कमा सकते हैं। ऐसी योजनाएं मुझे लुभाती तो हैं, पर मैं अपनी इच्छा पर काबू रखता हूँ। मेरे छोटे बच्चे हैं और मेरे पैसे पर उनका पहला हक है। जब आप जोखिम के प्रति अपना नज़रिया तय कर लेते हैं तो इससे आपकी योजना ज़्यादा आसान हो जाती है। इससे आपको यह तय करने में मदद मिलती है कि आप किस तरह अमीर बनने का इरादा रखते हैं, खरगोश की तरह या फिर कछुए की तरह। जाहिर है आपका नज़रिया उस काम पर निर्भर होगा
आपको इन चीज़ों पर विचार करना चाहिए। आपकी उम्र, हम जितने ज़्यादा युवा होते हैं उतना ही ज़्यादा जोखिम ले सकते हैं। पारिवारिक प्रतिबद्धताएं, अगर मेरी तरह आपके भी छोटे बच्चे हैं तो आपको ज़्यादा सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। अगर सभी बच्चे घर छोड़कर जा चुके हैं तो हो सकता है आप ज़्यादा जोखिम उठाने के लिए तैयार हों। आमदनी और संपत्ति, आपको ये हिसाब लगाने की ज़रूरत है कि आप कितने प्रतिशत पैसे का जोखिम लेने के लिए तैयार हैं। आपके पास कितना ज़्यादा समय होगा, आपके पास जितना ज़्यादा समय होगा जोखिम उतना ही कम होगा, जब तक कि आप अपनी पूरी संपत्ति दांव पर लगाने को तैयार न हों। अगर आप जोखिम लेने को तैयार हैं तो उन्हें न्यूनतम करने की कोशिश करें, चाहें तो बीमा करा लें। अपने सभी अंडे एक ही डलिया में न रखें, इसके बारे में विस्तार से आगे बताऊंगा। यह तय कर लें कि आप कितना तनाव और रोमांच झेल सकते हैं। समय सीमा सोच लें, दीर्घकालीन या त्वरित लाभ, इस बारे में भी सोचें कि आप कितने धन का जोखिम ले सकते हैं। बुरी से बुरी स्थिति की कल्पना कर लें, आपके पास कितनी जानकारी है। जानकारी कितनी कम होगी, जितनी कम होगी जोखिम उतना ही बढ़ जाएगा। इस बात पर विचार करें कि आप जीवन के जोखिमों पर कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। जीवन अपने आप में जोखिम भरा है और इसमें कुछ भी निश्चित नहीं है। जब स्थिति बिगड़ जाती है तो आप उसका मुकाबला किस तरह करते हैं? क्या आप सकारात्मक, प्रगतिशील, उत्साही और प्रेरित हो जाते हैं, या फिर आप उदास या निराश हो जाते हैं और यह महसूस करते हैं कि गिलास आधा खाली है? खुद को जान लें, यह जान लें कि परिवर्तनों पर आप कैसी प्रतिक्रिया करते हैं और उनका किस तरह मुकाबला करते हैं। याद रखें, जोखिम अपने आप में बुरा नहीं है। इसका मतलब तो सिर्फ यह है कि आप यह नहीं जानते हैं कि भविष्य में क्या होगा। मित्रों, आज के पार्ट नंबर 7 में हम नियम नंबर 24 तक पहुंचे हैं। अब यहीं पर इस भाग को हम पूरा करते हैं, फिर शेष नियम नंबर 25 की बात अगले भाग में की जाएगी। जय हिंद फ्रेंड्स।